आधा भी नहीं है, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक सबसे बड़ी यूनिट होती है तुम्हारी इस वाले में, और फिर उसके बाद ऑप्टिक्स आएगी, ऑप्टिक्स में क्योंकि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स हैं, वो भी छोटे तो नहीं है, नॉर्मली है, समझने वाली चीजें हैं, समझते रहो, चलते रहो, अभी कोर्स सही स्पीड से चल रहा है, धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर कर लेंगे ताकि तुम लोगों को भी क्लैरिटी रहे। चलो अब आज की क्लास का एम देख लो अपनी, आज की क्लास सिलेबस पूरा हो जाएगा? क्या बेटा? सिलेबस तब तक पूरा हो जाएगा? कब तक पूरा करना है बताओ? मतलब फर्स्ट टर्म का तो हो ही जाएगा पहले। हाँ, तुम्हारे फर्स्ट टर्म का सिलेबस आ गया कि क्या क्या चैप्टर्स आएंगे फर्स्ट टर्म में? पहले 10 चैप्टर है। पहले 10 चैप्टर। और फर्स्ट टर्म का पेपर कब होना है? सितंबर। 6 सितंबर। सितंबर है, तो अभी जुलाई, अभी तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हैं हमारे पास, तो होपफुली अच्छे से हो जाना चाहिए सिलेबस बेटा, तो टेंशन तो नहीं रहेगी। रहेगी तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह लेके हम कवर अप कर लेंगे, बाकी टेंशन रहेगा नहीं सिलेबस में। होपफुली अच्छा चल रहा है मामला, तो अगर इसी स्पीड से चलेगा तो अच्छे से हो जाएगा सिलेबस कवर। सही है? यस मैम। चलो अब आज की क्लास का एक क्या है, एक तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हम कल की क्लास में कर रहे थे, थोड़े से क्वेश्चन उसके एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे। उसके बाद अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तुम अपना सिंपल केसीएल केवीएल से सॉल्व कर सकते हो, उसके भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हो जाती है हमारे कैपेसिटर की। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो समझने की कोशिश करेंगे हम आज की क्लास में, और उससे हम सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर खाली हीटिंग इफेक्ट्स वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा मेजर रह जाएगा। तो क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या मतलब होता है बच्चों? ये मैम जिसमें बीच वाले रजिस्टर से करंट पास ना कर रहा हो। बिल्कुल सही बोला बेटा Yes, आपने। ma'am. व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब हम लोगों ने कल की क्लास में समझ लिया था, एक ऐसा ये कनेक्शन है रेजिस्टर्स का या फिर इवन कैपेसिटर्स का, जो ना तो तुम्हारे सीरीज में होते हैं ना तुम्हारे पैरेलल में होते हैं, है ना। तो सपोज मेरा इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर आई एम हैविंग माय कैपेसिटर समथिंग लाइक दिस। ये देखा था हमने लास्ट क्लास में कि ना तो ये सीरीज में है ना ये पैरेलल में है, इनको हम सिमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो भी कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। तो इस तरीके का जो सर्किट होता है इसको हम बैलेंस, इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है? जब R5 के थ्रू कोई भी करंट पास ना कर रहा हो। When is it balanced? It is balanced when this I की वैल्यू is equal to 0. When I is equal to 0 मतलब no current passes through R5, no current passes through R5। सही है, और इसकी हमारी कंडीशन क्या आई थी अब? R1 by R2 is equals to R3 by R4। वेरी गुड, इसकी कंडीशन हमारे पास आ गई थी R1 by R2 is equal to R3 by R4, जिसको तुम लिख सकते हो R1 R4 R1 R4 is R2 equal to R2 R3। स्क्रीन पे पॉज नहीं है, आई थिंक विजिबल है अभी। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. मेरे को लगा एक बच्चे ने बोला स्क्रीन पॉज है। तो इसके हमने 2-3 सवाल सॉल्व कर लिए थे, आज की क्लास में थोड़े से सवाल और सॉल्व करते हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, ट्राई टू सॉल्व दिस, टेल मी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस विद व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की, टेक अ फ्यू सेकंड्स, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। करो, सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, कैसे करोगे? ये सॉल्व करने के लिए लेट मी अज्यूम दैट ये रजिस्टर 1 है, दिस इज माय रजिस्टर 2, दिस इज माय रजिस्टर 3, मैम R by 2 आ रहा है। R/2 आ रहा है। यस, R/2 इज द राइट आंसर, वेरी गुड जॉब। लेट मी अज्यूम मेरे पास 6 रजिस्टर है ना, 1 2 3 4
और ये वाला लेट मी से दिस इज 5, लेट मी से दिस इज रेजिस्टर 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई तुम्हें ए और बी तो पता है, ये 2 पॉइंट के पोटेंशियल मैं कुछ अज्यूम कर लेती हूँ। लेट मी से इसका पोटेंशियल, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल x है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल y है, ठीक है। तो अब इसको रीड्रॉ कर सकते हैं ना, r/2 आ रहा है। हाँ r/2 इज द राइट आंसर, वेरी गुड Yes, जॉब। ma'am. नाउ लेट अस ट्राई टू रीड्रॉ इट। रीड्रॉ कैसे करोगे? मैम वो जैसे कि ए और बी और एक्स और वाई को प्लेन में रख देंगे, एक स्ट्रेट लाइन वेरी में गुड, रखेंगे। ये a और b को रख दो, ऐसे मैम x और इक्वल y को रख लो। पोटेंशियल यूज करके x और y सेम नहीं हो जाएंगे? नहीं, x और y कहाँ से सेम है? मैम सेम ही तो हो जाएंगे। कैसे सेम करोगे? मैम सेम रेजिस्टर है तो इक्वल पोटेंशियल हो जाएंगे, तो मैम जो दूसरा वाला x और y के बीच में है, वो हट जाएगा। हाँ, वो व्हिटस्टोन ब्रिज से भी देख सकते हो, इक्को पोटेंशियल वाली तरीके से करना है तो वैसे भी कर लो, व्हिटस्टोन ब्रिज से वो क्लियरली दिख जाएगा अभी, ठीक है। अब कैसे रजिस्टर बनाओगे? ए और एक्स के बीच में कोई रजिस्टर है? हाँ, रजिस्टर नंबर 1 है ना, रजिस्टर नंबर 1 आर इस एक्स और वाई के बीच में। उसके बाद एक्स और बी के बीच में है कुछ? हाँ, एक और रजिस्टर है, यस मैम है। दिस इज माय रजिस्टर 2, रजिस्टर 5 रादर। इसके बाद वाई और बी के बीच में एक रजिस्टर है, रजिस्टर नंबर 4। देन ए और वाई के बीच में एक रजिस्टर है, रजिस्टर 3। यस मैम। ठीक है, ए और वाई के बीच में एक रजिस्टर आ गया। एक्स और वाई के बीच में एक रजिस्टर है, यस मैम। एक्स और वाई के बीच में एक रजिस्टर आ गया। ये सारे रजिस्टर तुम्हारे आर के बराबर हैं। और एक और रजिस्टर है ना यहाँ पर, एक छठा रजिस्टर भी तो है, ए वो और किसके बी बीच के में है? बीच ए में। और बी के बीच में। हाँ, तो वो कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन रही है तुम्हारी, सही है ना। अब यहाँ पर बन रहा है ना बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो सिंस दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये वाला जो रजिस्टर है वो हम हटा देंगे। ये वाला रजिस्टर हटा दी, तुम्हारा सर्किट बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। जैसे ही इस रजिस्टर को हटाओगे, ए और बी है तुम्हारे पास, है ना। 2 रजिस्टर तो तुम्हारे जो सीरीज में थे उनका 2R हो जाएगा। सो वी विल हैव 2R, वी विल हैव अनदर। इक्वल पोटेंशियल से भी कर सकते हैं ना? हाँ, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। व्हीटस्टोन से भी कर सकते हो, उससे भी वाले तरीके से भी कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सेकेंड। और तीसरा जो रजिस्टर पैरेलल में है उसकी वैल्यू है R। आर। तो सही है ना, फिर तो तुम्हारे पास ऊपर वाले के तो R ही बन जाएंगे। ऊपर वाला Yes. 2R और 2R सीरीज में आएगा तो उसकी वजह से तुम्हारे पास R आ जाएगा। और नीचे वाला तुम्हारे पास R है ही, तो R/2 तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल है, यस Yes. मैम, R/2 यार। ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम लोगों को, नो मैम। ठीक है। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया? R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई R/2, सही है, सॉर्टेड। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होएगा इसका, कैसे निकालेंगे? मैम ये भी तो सेम है। सेम ही है, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहे हैं आपको ना। 5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है, बीच वाला जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का तुम लोगों को गिवन है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, अगर हम बैटरी लगा दे 5 ओम रेजिस्टेंस की जगह, और बैटरी की जगह 5 ओम रेजिस्टर लगा दिया, 5 ओम रेजिस्टर की जगह बैटरी लगा दी, तब क्या होगा? तब क्या होगा तब बताओ? मैम 5 ओम रेजिस्टेंस पे करंट पास नहीं करेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ, तो पहले वाले केस में तो करंट पास नहीं कर रहा, ठीक है। इन द फर्स्ट केस करंट इज नॉट पासिंग, इन द फर्स्ट केस करंट इज नॉट पासिंग, करंट इज नॉट तब भी पासिंग। तो मैम सेम ही वो होएगा अगर। हाँ, अभी कुछ लिखा नहीं है आज तक मैंने, रुको एक सेकंड मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। तब भी सेम ही रहेगा ना। अब ये चीज तुम देख भी सकते हो, डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करोगे तो अब क्या हो जाएगा, अगर सपोज तुमने चेंज कर दिया, अगर सपोज तुम लोगों ने चेंज कर दिया, तो तुम्हारे पास ए आ गया, है ना, ऊपर बी पॉइंट है कुछ, ये यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया, ये 2 ओम है, ये तुम्हारा 3 ओम है। मैम 18/5 ओम आ रहा है। नहीं नहीं, 0 ही आएगा। अच्छा, मैंने तो 0 आर ही आएगा। इक्विवेलेंट निकाल दिया। Sorry, अच्छा, हाँ तो ठीक है, आर इक्विवेलेंट भी सही है, चलो प्रैक्टिस हो गई। ये 6 ओम है, ये तुम्हारा 4 ओम के बराबर है। अब तुमने तुम्हारा जो बैटरी है वो लगा दिया है कुछ इधर, यही तो बोल रहा है ना क्वेश्चन में। Yes, तुमने ma'am. तुम्हारी जो बैटरी है वो इधर लगा दी है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, एंड यू हैव प्लेस्ड योर रेजिस्टर वेयर
You have placed your resistor in place of the battery, so you have placed your resistor somewhat like this. तो अब मुझे बताओ इसमें तो किसी भी रेजिस्टर से नहीं करंट फ्लो होगा। क्यों क्यों? मैम जब मैम उस वाली वायर से फ्लो नहीं हो रहा तो क्या हो गया? किस वाली वायर से फ्लो नहीं हो रहा? मैं तो ये बोल रही हूँ, अब तुमने अपना सर्किट रीअरेंज कर दिया है. Initially current was not passing. Initially current was not passing because it was a balanced Wheatstone bridge. अब ये इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा ये तो तुम लोग मुझे बताओगे ना. मैम उसके बाद जो व्हीटस्टोन Same ब्रिज की जो रहेगा वायर मैम। होगी ना जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा वो 6 ओम मतलब ए और डी के बीच में आ जाएगी फिर, ठीक और है, जो वायर है वो बी और सी के बीच में लग जाएगी जैसे अभी ठीक लगी है. हुई है ना चलो वैसे। इनिशियली तो करंट हमारा पास नहीं हो रहा. अब इस डायग्राम को एक बार मैं फिर से रीड्रॉ करती हूँ, फिर थोड़ा सा इसको इमेजिन करने की कोशिश करो. अब तुम ये चीज देखो कि एक तरीके से मेरा बी और सी जो पॉइंट है वो मेरा बैटरी से कनेक्टेड है ना. कैन यू गाइस सी दिस दैट नाउ माय बी एंड सी पॉइंट आर कनेक्टेड टू द बैटरी. ठीक है, Yes, ये तो yes, हो रहा है ना इस तरीके की सिचुएशन में. तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करती हूँ, लेट मी रीड्रॉ दिस डायग्राम सो दैट यू गाइस कैन सी दिस बेटर. हाउ विल आई रीड्रॉ दिस? लेट दिस बी बी एंड सी. ये वाले पॉइंट को बी और सी रख देती हूँ, ऊपर ए और डी कर देती हूँ. ये ए हो गया, ये डी हो गया सपोज. ये भी तो कर ही सकते हैं ना. हो गई अच्छा एक सेकंड बेटा. ठीक है, अभी दिख गए ये चारों पॉइंट. यस ए मैम, सीधी बस मैंने इस तरीके से बना दी है, तो बाकी सारे रजिस्टर इनके बीच के मैं बना देती हूँ. ए और बी के बीच में 3 ओम था, तो अभी भी 3 ओम ही तो रहेगा, यस है मैम। ना. ए और बी के बीच में 3 ओम है. उसके बाद ए और सी के बीच में 6 ओम है. मैम यहाँ पर स्क्रीन तो स्टक है। ठीक है बेटा, रिफ्रेश कर रही हूँ. अभी आ गई. धीरे Yes. धीरे ये प्रॉब्लम बढ़े जा रही है, जबकि कम होनी चाहिए थी. मैम ये तो दोबारा एक बैलेंस व्हीटस्टोन ही बन फिर से बैलेंस व्हीटस्टोन बच जाएगा. सी और डी के बीच में 4 ओम है, तो सी और डी के बीच में 4 ओम बना लो. ठीक है, अब बचा क्या? ये सी और डी भी बन गया. हाँ, बी और डी बच गया. बी और डी के बीच में 2 ओम है, 2 ओम है ना. बी और डी के बीच में 2 ओम है. अब फाइनल तुम्हारा जो रेजिस्टर है वो ए और डी के बीच में लगा हुआ है, तो लगा लो ना ए और डी के बीच में फाइनल रेजिस्टर. यस मैम, ठीक है, फाइनल रेजिस्टर तुम्हारा ये 5 ओम का ए और डी के बीच में हो गया. और तुम्हारी बैटरी भी तो बी और सी से कनेक्टेड थी, यस मैम। तो बैटरी को मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, तो फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन गया बैलेंस्ड. यस मैम, So again we are having a balanced Wheatstone bridge only. Again we have a balanced Wheatstone bridge. फिर से हमारे पास बैलेंस्ड Wheatstone bridge ही आ गया, तो इसका मतलब है कि करंट हमारा इसमें अभी भी पास नहीं करेगा. तो फिर से आपका जो करंट की वैल्यू आएगी I थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर दैट विल बी इक्वल टू 0. इज दिस ओके? यस मैम, ठीक है, तो ऐसे इंटरचेंजिंग वगैरह क्वेश्चंस में बच्चे कभी ना कभी गड़बड़ कर देते हैं, तो गड़बड़ मत करना. डायग्राम फिर से अपना ड्रॉ करके देख लिया करो कि किस तरीके से डायग्राम बन रहा है. ओके ठीक है, चलो. मैम हाँ बेटा, मैम अगर इस क्वेश्चन में 5 ओम रेजिस्टर की जगह एक और बैटरी होती तो क्या होता? 5 ओम रेजिस्टर की जगह एक और बैटरी होती, तब आई थिंक हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज उसके सिचुएशन में बनता नहीं. मैम फिर ठीक वो है. किरचॉफ लॉ लगाना पड़ता है ना? हाँ, फिर आपको किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा उस वाले सिचुएशन में. फिर किरचॉफ लॉ ही लगाना. ओके ठीक है मैम, ना. फिर वैसे सिचुएशन में तुम्हारे लूप बन रहे हैं, अपना किरचॉफ लॉ लगा के आंसर निकाल लो. ओके मैम, ठीक है. ठीक है, चलो एक सेकेंड. अगला टॉपिक हमें अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का ही करना है, प्रोवाइडेड माय स्क्रीन वर्क्स. हाँ, ये दिख रहा है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. सबसे पहले ये चीज यस समझ में मैम, आओ. दिख रहा है. डायरेक्टली दिख गया. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो बेटा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये डायरेक्टली बन गया. तो इसको Yes, सॉल्व ma'am. कैसे करेंगे भाई? अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? केसीएल ही तो लगाओगे, किरचॉफ लॉ. है ना. मैम, जैसे सॉल्व करने का इसको सॉल्व करने का बिल्कुल सही यही तरीका है कि किरचॉफ लॉ लगा लो. तो लेट मी से कि यहाँ पर कुछ पोटेंशियल V है. लेट मी से यहाँ पर मेरा पोटेंशियल 0 है. इसके बाद ये जो B पॉइंट है इस पे मेरा पोटेंशियल कुछ X है, और ये जो C पॉइंट है इस पे मेरा पोटेंशियल कुछ Y के बराबर है. अब मेरा जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है. इस वाली वायर में से I1 करंट मैम गया. स्क्रीन स्टक है. मैम वोल्टेज की कोई वैल्यू नहीं गिवन. 3 और 0 अज्यूम कर लो. अगर गिवन हो तो वो वाली वोल्टेज ले लेना, वरना अभी के लिए इस वाले क्वेश्चन में खाली एक बार तरीका समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो V और 0 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं.
ये बेटा दिख रही है, अभी विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो पूरे के पूरे अगर मैं ये सर्किट को बेसिकली एक बैटरी से ज्वाइन कर देती हूँ, अगर मैं एक सर्किट को ये बैटरी से ज्वाइन कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक तरीके से V वोल्ट की ये बैटरी है और ये पूरे के पूरे सर्किट में कुछ I करंट है जो फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये I1 और I2 मिलकर कुछ I करंट मेरे को टोटल दे रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन हो रही है। तो अब मैं अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू करंट लिख सकती हूँ, है ना? बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चा। तो सबसे पहले हम BD वाली ब्रांच की बात कर लेते हैं। BD ब्रांच के थ्रू अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूंगी, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू व्हाट? V बाई X R। upon हाँ, तो Yes, ma'am. पोटेंशियल यहाँ पर कितना है? X माइनस 0 अपॉन 2 ओम। 2. तो X अपॉन 2 लिख दोगे इसको। एंड इफ आई एम Yes. टॉकिंग अबाउट करंट थ्रू वायर CD, तो CD के थ्रू कितना करंट निकल रहा है? I2 Y upon 2. Y अपॉन 2 निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम KCL अप्लाई कर लेते हैं पॉइंट B पे। अगर तुम पॉइंट B पे KCL अप्लाई करते हो तो भाई I1 और I2 यहाँ से कुछ निकला, यहाँ पर तुम्हारा कुछ करंट अलग लगेगा। तो अगर मैं पॉइंट B पे KCL अप्लाई करूंगी तो मेरे पास किस तरीके से बनेगा? KCL एट पॉइंट B, applying KCL at point B, then sometimes मतलब somehow I will have this sort of a situation कि ये मेरा I1 है, यहाँ से मेरा कुछ दूसरा करंट निकल रहा है, यहाँ से कुछ तीसरा करंट निकल रहा है, तीनों का जो समय वो 1 होना चाहिए, है ना? तो एक तरीके से मेरे पास क्या बनेगा? X माइनस V अपॉन 2। बच्चा म्यूट कर लो अपने आप को बेटा, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। थैंक यू बेटा। ठीक है, X माइनस V अपॉन 2 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो करंट आएगा दैट विल बी व्हाट? X माइनस Y अपॉन 2। एंड तीसरा जो करंट होएगा दैट विल बी व्हाट? X माइनस 0 अपॉन 2। एंड ऑल ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0। Yes. ऑल Yes, ऑफ दिस ma'am. शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। जो इक्वेशन होगी, इसको मैंने सॉल्व करा था, तो 2 2 2 तो कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस वही। ठीक है, तो 3x माइनस v इज इक्वल टू y करके तुम्हारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। सही है ये? Yes, ma'am. ठीक है, अब ऐसे ही मैं KCL पॉइंट C पे भी अप्लाई कर सकती हूँ। Yes, ma'am. तो करो अप्लाई, बताओ क्या आएगा, क्या इक्वेशन बनेगी? इफ वी अप्लाई KCL एट पॉइंट C, व्हाट विल वी गेट? Ma'am, 4Y minus X is equals to V. 2V आएगा, एक बार चेक करो। Yes, ma'am. Sorry, 2V. है ना, एक मैम रेजिस्टर 2 भी तुम्हारा आ रहा 1 है है ना, 4। है ना? बिल्कुल सही बोला। अब वो कैसे निकालोगे? सपोज यहाँ पर एक करंट ऐसे गया, एक करंट तुम्हारा ऐसे गया, एक तुम्हारा ये आ ही रहा है कुछ, तो अगर मैं इन तीनों की वैल्यू लिखूंगी तो क्या क्या आ जाएगी? y माइनस v अपॉन 1 सेकेंड, y माइनस v अपॉन 1 प्लस y माइनस x। सपोज मेरा तीसरा करंट भी ऐसे गया, तो y माइनस x अपॉन 2 प्लस y माइनस 0 Y by 2। अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब करोगे ना तुम, तुम्हारे पास 4 Yes, y ma'am. आ जाएगा, एक x आएगा और 2v की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? यहाँ पर क्या बोली थी तुम बच्चों ने? 4Y minus X is equals to x 2V. is equal to 2v. On solving these two equations, you can find out the value of x and y. Yes, ma'am. ठीक है, एक बार सॉल्व करो, बताओ x और y की क्या वैल्यू आएंगी? ये सेकंड इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या आई थी? 3x माइनस v इज इक्वल टू 1। मैम एक्स को उधर भेज के हम बराबर कर लेंगे इक्वेशंस को। क्या बेटा? मैम एक्स को उधर भेज के इक्वेशन बराबर कर लेंगे, मतलब अपॉन वाले में। बताओ आंसर क्या आएगा? x और y की वैल्यू निकाल एलिमिनेशन के बताओ। मेथड लगा देंगे। हाँ, जो मेथड लगाना है लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, एलिमिनेशन लगाना है, जो लगाना लगाओ। मेरे को आंसर बताओ कि x और y की क्या वैल्यू आएगी? मैम y की वैल्यू 7v by 11 आ रही है। हाँ ठीक है, y की यही वैल्यू आएगी। x की बताओ। 6v upon 11। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6v अपॉन 11। और y की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 7v अपॉन 11। यही वैल्यूज आ रही है सबकी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ठीक ma'am। है, तो अब यहाँ से तुम दोनों करंट की वैल्यू निकाल सकते हो ना एक तरीके से। यहाँ से तुम Yes. दोनों करंट की वैल्यू निकाल सकते हो ना, I1 और I2 के हमने जो करंट लिखे थे।
तो I1 और I2 की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? I1 की वैल्यू हमने लिखी थी x/2, मतलब 3/11 3v/11 आ गई मेरी I1 की वैल्यू, 3v/11 आएगी ना। और I2 की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी? y/2। तो I2 की कितनी वैल्यू आ गई? 7v/22। 7v/22। ठीक है, इसको भी तुम चाहे 6v/22 लिख लो। तो इसका मतलब है कि जो मैंने डायग्राम बनाया है, जो मैंने पिछले केस में डायग्राम बनाया है, मेरे पूरे के पूरे सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है ना। और पोटेंशियल हमें पता है V के बराबर है। तो लेट मी से दिस एंटायर सर्किट इज रिप्लेस्ड बाय सम रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है R इक्विवेलेंट। तो हमें पता है कि R इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आएगी? V/I, वेयर I इज नथिंग बट I1 + I2। यस मैम। तो वहां से आ जाएगा ना हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू। कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी। ठीक है, तुम्हारे पास क्या आएगा? V/6v/22 + 7v/22। यहाँ से तुम्हारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 22v/30। वेरी गुड। 22/30। V तो कट जाएगा ना बेटा, यस ऊपर मैम। नीचे, तो यस खाली मैम। 22/13 बच जाएगा। हो जाएंगे ना इस तरीके से अनबैलेंस्ड वीट स्टोन ब्रिज के Yes, क्वेश्चन ma'am. भी सॉल्व। यस मैम। ठीक है, एक बच्चे ने मुझे भेजा था इसका भी एक क्वेश्चन, तो वो काफी Yes, लंबे ma'am, तरीके से ma'am. सॉल्व कर रखा था, है ना बेटा। तो इस तरीके से एक बार ट्राई करना, इससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें आपने केवीएल वगैरह लगा रखा होगा, वैसे सॉल्व इसी तरीके से हो सकता है। प्रीवियस सही है। अब एक और, हाँ देख लो बेटा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया हमने, 2 पॉइंट पे अपना केसीएल लगाया, I1 और I2 अज्यूम करके पूरे के पूरे सर्किट में I फ्लो कर रहा है। केसीएल से हमारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ गई, हमारा काम हो गया। यही सेम चीज तुम केवीएल लगाकर भी कर सकते हो, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तुम्हें जो मेथड ज्यादा कंफर्टेबल लगता है वो मेथड लगा दो। मैम वो 6/22 कैसे हो गया? 6/22 ये जो वैल्यू आई है जी। ये, अरे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 6 x को अच्छा। 2 से डिवाइड करोगे तो 6v/22 ही तो मैम, आएगा ना। तो ये नीचे खाली मैंने वाला इसलिए भी कर तो दिया हो ताकि जाएगा। ऐड हो पाए। फिर से बोलो। मैम नीचे वाला भी तो हो जाएगा ऐसे 7 14/22 नहीं। नहीं नहीं, y/2 ही तो करना है। तो वो 7v/22 था ना, उसमें 2 कट नहीं रहा था, इसलिए उसको मैंने 7v/22 ही रहने दिया। इसको भी 6v/22 लिख दिया ताकि यहाँ पे ऐड कर पाओ। मैम हाँ बेटा। मैम इसमें आपने सी पॉइंट में उसकी डायरेक्शन बीसी के अलोंग डिफरेंट ले लिया और मैम एक्स पॉइंट के लिए डिफरेंट ऐसा ले सकते हैं। हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी करोगे तो उससे भी आंसर आने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट वहां मेरे को तो तीनों के तीनों करंट की यार, अगर मैं उल्टी लूंगी ना डायरेक्शन तो उसको मुझे नेगेटिव भी तो लिखना पड़ेगा ना फिर। मैम है जैसे ना? आपने ना, जैसे बी पे अगर केसीएल लगाया तो आपने बी टू सी ली डायरेक्शन, चलो और फिर ठीक है। सी पे लगाया। अगर आपने ना केसीएल में हमने एक और चीज पढ़ी थी कि आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं और इनकमिंग को नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। है ना। ये चीज पढ़ी थी ना बेटा। तो यस अगर मैम। तुमने यहाँ पर सपोज अपनी डायरेक्शन बी से सी ही ले दी है तो तब तुम यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा देना, तो तब भी तुम्हारे पास इक्वेशन तो सेम ही बनेगी। मैं तो ये इसलिए ऐसी डायरेक्शन इसलिए लेती हूँ ताकि हर जगह पे पॉजिटिव साइन है। मैम समझ रहे हो? इक्वेशन सेम कैसे बनेगी फिर? क्योंकि डिफरेंट अगर सपोज मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन को अज्यूम कर लिया, सपोज एग्जांपल के तरीके से बता रही हूँ, मैंने ये वाली डायरेक्शन ले ली, तो करंट की क्या वैल्यू लिखोगे? x - y/2 लिखोगे ना। मैम माइनस। और क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव तो आ ही जाएगा, तो वैल्यू तुम्हारे पास y - x/2 ही बन जाएगी। समझे क्या बोला मैंने बेटा? ये वाली है ना ये वैल्यू, दिस इज दैट वैल्यू नो। तो अगर सपोज मैंने बी से सी वाली डायरेक्शन ली तो x - y/2 आएगा, बट उसको लिखना भी तो मुझे इक्वेशन में नेगेटिव पड़ेगा, वो इनकमिंग करंट है। ओके मैम। तो तुम्हारे पास I1 ले लिया था ना A से B, तो इसलिए मेरी सारी क्वेश्चन गलत बन गई, मतलब ऊपर अलग डायरेक्शन नीचे अलग डायरेक्शन। हाँ, वो डायरेक्शन का पंगा है। वहां से भी तुम अगर उस तरीके से भी आंसर सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा सही आएगा। बस फिर वहां पे तुम इक्वेशन में अपनी ये चीज डाल के रखना कि आउटगोइंग करंट पॉजिटिव रहता है, इनकमिंग नेगेटिव रहता है ना। अगर वो गड़बड़ करोगे तो दोनों इक्वेशन अलग अलग आएंगे, वरना उस वाले एनालिसिस से भी तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, आंसर में दिक्कत नहीं होगी अगर ये आउटगोइंग और इनकमिंग वाली चीज ध्यान में रखोगे। सही है बेटा? मैम हाँ, मैम इसमें अगर हम केवीएल लगाए तो कैसे करेंगे, एक बार एग्जांपल केवीएल लगाओगे तो ये ABCD वाले लूप में केवीएल लगा लो, करंट की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से करंट की वैल्यू निकालो। तुम्हें करंट ही तो निकालना है कितना फ्लो कर रहा है इन ब्रांचेस में। यस I1 I2 I3 की वैल्यू निकालोगे तो पूरे के पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पता चल जाएगा ना।
यस मैम ठीक है ना। है। तो अगर तुम्हें केवीएल की वैल्यू पता चल गई तो तुम्हें आई1 और आई2 की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से आई1 गया, यहाँ से आई2 गया, तो यहाँ पे तुम्हारा सपोज आई3 करंट फ्लो कर रहा है, तो 3 इक्वेशन तो तुम्हारी केवीएल से भी बनी जाएंगी। यस यही तो मैम करते ठीक थे ना, है। केवीएल में भी तो करंट ही निकालते थे। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। इसमें मुझे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ। ये भी अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। अच्छा ये तो हमने शायद कर लिया, नहीं इसमें रेजिस्टेंस अलग है, इसमें रेजिस्टेंस अलग है, इसमें दो 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 थी, इसमें थोड़ी रेजिस्टेंस अलग है तुम्हारी। बट ट्राई करो, सेम एनालिसिस से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक ना अपना हर चीज का मेथड बना लो कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज आएगा तो उसको मैं ऐसे सॉल्व करेंगे, उसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा अनबैलेंस वाला तो उसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगी। सिमेट्रिक सर्किट आएगा तो उसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगी। तो उससे ही होगा कि तुम्हारे जो तुम मेथड डिवाइस करोगे उससे तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैम ये तो बैलेंस है ना? ये बैलेंस का है, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। यस मैम। बैलेंस थोड़ी है। मैम मैंने उल्टा देख दिया था, 2 into 1। अच्छा कुछ नहीं होता बेटा, नहीं नहीं बैलेंस नहीं है ये। इसको भी वैसे ही सॉल्व करो। सपोज इसका हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना। सपोज यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, बैटरी की वोल्टेज है V, ए पे आ गया V वोल्ट, बी पे आ गया 0 वोल्ट। बैटरी की कुछ वोल्टेज है V के बराबर। इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है इसका हम पोटेंशियल ले लेते हैं X। ये वाला जो पॉइंट है, हाँ इसका ले लो तुम Y। ठीक है, यहाँ पर भी तो यही सेम चीज हो रही है। लेट मी से दिस इज करंट I1, लेट मी से दिस इज करंट I2। तो मेरा जो नेट करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा है वो I के बराबर कर रहा है, विच इज I1 प्लस I2। मैम 7/3। 7/3 फाइनल रेजिस्टेंस आई है बेटा। हाँ नहीं 7/3 नहीं, 7/5 आई है मेरी। एक बार देखो कैलकुलेशन चेक करो। ठीक है, सबसे पहले ये I1 और I2 की वैल्यू लिख लेते हैं। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 0/1 तो x ही आ जाएगी, और I2 की वैल्यू हो जाएगी y/2। सही है, सही है ना। अब KCL लगा लेते हैं। लेट मी से दिस इज पॉइंट C, लेट मी से दिस इज पॉइंट D। तो KCL एट C लगा लेते हैं। तो जैसे ही मैं KCL एट C लगाऊंगी, तीनों मेरी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से सपोज जा रही हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा KCL लगाने के बाद, x माइनस V/2 प्लस x माइनस y/2 प्लस x माइनस 0/1। अच्छा यहाँ पर भी 1 है ना, x माइनस y/1 है। 1। हाँ, सो दिस ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जब प्लग इन करेंगे ये तो दोनों 2 हो मैम जाएंगे। स्क्रीन पॉज होगी। आगे बेटा, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को बनाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 5x आ जाएगा आई थिंक, मैम माइनस 7/5 7/5 राइट आंसर। ये इक्वेशन बनेगी ना पहली। यस मैम। ठीक है, नाउ यू कैन अप्लाई द सेम एट पॉइंट D, KCL एट D। तो अगर मैं KCL अप्लाई करती हूँ पॉइंट D पे, मेरे पास क्या आ जाएगा, वही तीनों डायरेक्शन में मेरे आर्बिट्ररी करंट जा रहे हैं। तो एक आ जाएगा मेरे पास y माइनस V/1, फिर दूसरा मेरे पास क्या आएगा y/2, तीसरा आ जाएगा मेरे पास y माइनस x/1। दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी 5y की इक्वेशन बनेगी आई थिंक। 5y minus 2x is equals to 2. हाँ, एक तो 2y आएगा, एक 2y यहाँ पर आ जाएगा, तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5y माइनस 2x इज इक्वल टू 2x is 2। equal to 2v। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो ना इक्वेशंस को। एक बार Yes. सॉल्व द 2 इक्वेशंस, टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ x एंड y। x एंड y की क्या वैल्यू आई, x एंड y की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी। x की 3/7 भी है। हाँ, x की 3b/7 इज द राइट आंसर। और मैम y की 4/7 भी। 4/7 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मतलब सब्स्टिट्यूटिंग से या फिर सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्व तो तुम कर लोगे या फिर सॉल्व करके दिखाऊं, हो जाएगा ना सॉल्व।
यस मैम। एलिमिनेशन से ma'am. सॉल्व करना है। 7/5 आ रहा है। हाँ 7/5 इज द राइट आंसर। यस मैम, सॉल्विंग 1 and 7/5 2, ही आ रहा है। x की तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3v/7 और मेरी y की वैल्यू कितनी आ गई थी 4v/7। तो यहाँ से तुम लोग एक और चीज देख सकते हो कि करंट की वैल्यू I1 की वैल्यू हो जाएगी 3v/7 और I2 की कितनी वैल्यू है y/2 है ना, तो 2v/7 आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब तुम R इक्विवेलेंट लिखोगे, R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू v अपॉन I विच इज v अपॉन I1 प्लस I2। तो यहाँ पर अगर मैं v डाल देती हूँ, I1 प्लस I2 करोगे तो 5v/7 आ जाएगा। ठीक है, तो v से v कट गया, which basically means that you will obtain the value of R equivalent as what 7/5 ohms। सही है, this is the right answer मैम everyone। 2v कैसे आ गया? बेटा करंट I2 की वैल्यू I1 की वैल्यू x आई थी, I2 की वैल्यू पीछे हमने निकाली थी ना y/2 आई थी। ठीक है, अभी ऊपर निकाली थी ना हमने कि I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस 0/1 और I2 की वैल्यू यहाँ से हम देख सकते हैं कितनी है y माइनस 0/2। तो y की वैल्यू क्योंकि 4b/7 आई है तो उसको अगर 2 से डिवाइड करूंगी तो Okay. 2v/7 आ जाएगा। सही है, इज दिस पार्ट ओके? Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है, तो इस मैम तरीके अगर का हमें मिडिल वाली ब्रांच में करंट निकालना हो तो एक्स और वाई दोनों के लिए निकालना पड़ेगा या एक ही से हो जाएगा? मतलब मैम अगर बीच वाली ब्रांच में करंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाँ, तो x माइनस y/1 वो तो वोल्टेज आ जाएगी ना, मतलब वहां से निकाल लोगे ना उस वाले फॉर्मूला से। यही तो होता है, करंट ही तो होता है x माइनस y/1। अच्छा हाँ ठीक है मैम, ठीक है। करंट तुम किसी भी ब्रांच में निकाल सकते हो ना, तुम्हें x और y की वैल्यू पता चल गई तो क्या दिक्कत है? यस मैम। ये सिंपल, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे सिंपल मैंने केसीएल लगाया। ऐसे क्वेश्चन हमने केसीएल में भी सॉल्व करे हैं। कोई अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कोई ऐसे मुश्किल चीज नहीं है। ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच वी हैव सॉल्व्ड बिफोर इन केसीएल एज वेल। सही है, ऐसे क्वेश्चन याद करो, केसीएल में भी करे थे, बस वहां पे आप आसपास थोड़ी बैटरी वगैरह और लगा देते थे हम लोग। जैसे ये सपोज 2 और 1 के बीच में एक बैटरी लगा दी, 1 और 2 के बीच में वहां पे एक बैटरी लगा दी, तब तो वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जो केवीएल वगैरह में करे हैं हमने सॉल्व। यस मैम। चलो अब चलते हैं अपना आगे, अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा शुरू करते हैं। यहाँ पर हाँ ये लिखा हुआ है ना, वही वही लिखा हुआ होना चाहिए था। चलो, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग समझने के लिए सबसे पहले हम चार्जिंग वाली चीज समझेंगे। सबसे पहले वी विल कवर चार्जिंग। सबसे पहले हम जो टॉपिक Screen pause है. हाँ बेटा, सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे ना वो चार्जिंग का कवर करेंगे। मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। हाँ बेटा, म्यूट कर लो सब बच्चे, उससे डबल आवाज नहीं आएगी। क्या होता है कि जैसे मैं बोलती हूँ तो तुम्हारे पास जो आवाज आती है वो फिर बाकी बच्चों को फिर से सुनाई देती है अगर किसी का माइक अनम्यूटेड रह जाता है। मैम आरसी का क्या मतलब है? आरसी मतलब रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होंगे अब। ठीक है, मैं ये बताना भूल गई। Okay. आरसी का मतलब है कि नाउ सपोज यू आर हैविंग बोथ रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स इन योर सर्किट। मेरी स्क्रीन रुकी गई है बेटा, लेट मी शेयर अगेन। यार अभी तो तुम लोग बच्चे भी कम हो, अगर मेरे बाद वाली क्लास में बच्चे ज्यादा आ गए तो मैं उनका सोच रही हूँ, उसमें थोड़े 20 के ऊपर बच्चे हैं तो क्या ही दिखेगा मेरी स्क्रीन में। ठीक है, सबसे पहले चार्जिंग की बात करेंगे। अभी आई स्क्रीन, कैन यू गाइस सी इट? नहीं मैम मैम, इको हो रही है आपकी वॉइस। यस मैम। एक सेकंड म्यूट कर लो सब बच्चे अपने आप को, फिर इको नहीं होएगी। अब नहीं हो रही ना? नो मैम। नो मैम। हाँ, तो वो बच्चे की साइड से आ रहा है। मैम लेकिन स्क्रीन नहीं आई अभी तक. हाँ मुझे पता चल गया, तभी मैं आगे नहीं बढ़ी। जब मैं आगे बढ़ूंगी तो स्क्रीन आ जाएगी। मैम राज का माइक बार बार खुल जा रहा है। राज के माइक पे एको आ रही है आज। नहीं चलो, कुछ नहीं होता बेटा। मैम पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि जब तक पूरी एक क्लास की फिजिक्स ना पढ़ लो तब तक फिजिक्स मुश्किल लगती है इस क्लास की। हाँ यही होता है, हमेशा यही होता है। अब तो मैं 11th क्लास इजी नहीं लगने लग गई। यस मैम। Yes, ma'am. मुझे ना 11th इजी लगती है हमेशा से। सेकंड पार्ट तो मुझे उसका बहुत इजी लगता है, वो तो खाली फॉर्मूला बेस्ड है। बल्कि जब मैं 11th से 12th में आई थी तो मुझे ये सारी चीजें मुश्किल लगी थी जब आई वाज अ स्टूडेंट। तो आई फेल्ट दैट 11th तो इजी थी, उसमें सारा मोशन इन 1D मोशन इन 2D न्यूटन लॉ सब तो इंटरकनेक्टेड है। एक चैप्टर समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाते हैं। यहाँ पर तो अलग ही चल रहा है भाई। यस मैम, हमें भी ये मुश्किल लग रहा है। हाँ थोड़ा सा है बट ठीक है, चीज जैसे जैसे करते रहोगे ना वैसे वैसे तुम्हें आदत होती रहेगी। चलो अब चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर समझने के लिए
चार्जिंग क्या मतलब होता है, ये आरसी सर्किट का क्या मतलब होता है। सपोज तुम्हारे पास रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर विदाउट, कैपेसिटर की चार्जिंग समझते हैं, विदाउट अ कैपेसिटर, विदाउट अ रेजिस्टर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विदाउट अ रेजिस्टर, विदाउट अ रेजिस्टर। तो जब तुम्हारे सर्किट में कोई रेजिस्टर नहीं है, जब जितने सर्किट हम अभी तक पढ़ते आए हैं, उस सिचुएशन में हमारे पास खाली एक कैपेसिटर है, आई एम हैविंग सम कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। एंड अब कैपेसिटेंस वाला टॉपिक थोड़ा आ जाएगा इसमें, तो ये याद रखना है। और इसके बाद तुम्हारी कुछ बैटरी यहाँ पर कनेक्टेड है, ये तुम्हारा कुछ स्विच है ना। अब सपोज मैंने क्या किया, जैसे ही मैं ये स्विच को बंद करूंगी वैसे ही मेरी वोल्टेज कैपेसिटेंस से सीधा करेक्ट हो जाएगी, और जैसे ही ये चीज होगी कैपेसिटेंस की प्लेट पे कुछ चार्ज आ जाएगा फाइनल। यस मैम। यही तो करते हैं, जैसे ही हम ये स्विच को क्लोज कर देंगे वैसे ही मेरी कैपेसिटेंस की प्लेस पे कुछ चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर कुछ नेगेटिव आएगा। तुम लोगों को ये भी पता है कि जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी सीवी, यही तो होता है ना बेटा, है ना। तो अगर तुम किसी भी वायर से अपने कैपेसिटर को तुमने कनेक्ट कर रखा है, सिस्टम में कोई तुम्हारी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हमें पता है कि जैसे ही हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया वैसे ही चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे आ जाएगा और इमीडिएटली मेरा सीवी चार्ज आ जाएगा। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन वी क्लोज द स्विच, when we close the switch, when we close the switch, capacitor gets charged immediately, capacitor gets charged immediately, and the value of this charge is equal to CV। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है जो सब बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ भी प्लॉट करती हूँ, अगर मैं इसमें ग्राफ प्लॉट करती हूँ कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इफ आई एम प्लॉटिंग दैट, सपोज इफ आई एम प्लॉटिंग दैट विद टाइम, तो तुम्हें पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, है ना। कैपेसिटर के चार्ज की वैल्यू, स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, कुछ चेंज नहीं हो रही, क्यू नॉट तुम्हारे पास आ रही है, एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू सी। बेटा म्यूट कर लो अपने आप को बच्चों, थैंक यू। आज बच्चे के माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, मेरी आवाज एको हो रही है। ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे कि अब अगर हमने रेजिस्टर लगा दिया तो क्या होगा। नाउ सपोज यू आर हैविंग सम रेजिस्टर, ये तो मेरे पास कैपेसिटर है ही, और मेरे पास कुछ एक मैंने रेजिस्टर भी लगा दिया है, एक मैंने रेजिस्टर भी लगा दिया है। अब मेरे पास कुछ स्विच है, यहाँ पर ये रहा स्विच मेरा, और मेरे पास एक बैटरी है। तो ये V वोल्ट है, दिस इज माय स्विच, दिस इज माय कैपेसिटर, दिस इज माय रेजिस्टर। तो अब तुम लोगों को ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता है रेजिस्टर के बारे में कि रेजिस्टेंस क्योंकि है, तो रेजिस्टर का पर्पस क्या होता है कि वो जो भी ये चार्ज फ्लो कर रहा है उसको अपोज करता है। रेजिस्टर इमीडिएटली चार्ज को फ्लो करने देगा नहीं, रेजिस्टर ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा जो कैपेसिटर है ना, इस सिचुएशन में धीरे धीरे चार्ज होता है। कैपेसिटर में एकदम से क्यू नॉट चार्ज नहीं आ जाएगा, फाइनल उस पे जो चार्ज होएगा तब तुम बहुत टाइम बाद देखोगे तब तो क्यू नॉट चार्ज ही आएगा, बट कैपेसिटर तुम्हारा इस सिचुएशन में धीरे धीरे चार्ज होता है। तो बेसिकली सपोज, हाँ टाइम ज्यादा लेगा, कुछ टाइम लेगा चार्ज होने में, ज्यादा नहीं लेगा, मतलब कुछ टाइम लेगा चार्ज होने में, ये चीज तुम्हें समझनी है। जितना टाइम लेगा वो तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा, तुमने कैसा कैपेसिटर यूज किया है। अगर तुम कैपेसिटर ज्यादा वाला यूज कर लोगे तो ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि वो करंट को और ज्यादा फ्लो करने में दिक्कत करेगा, है ना बेटा। ये वो चीज हो गई। सपोज कि अगर मैं तुम्हें क्लास में पढ़ा रही हूँ, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना मेरी स्क्रीन स्टक हुई, ना कुछ हुआ, ना कुछ एको हुई आवाज, ना तुम्हारे इंटरनेट में कुछ दिक्कत आई, ना मेरे इंटरनेट में कुछ दिक्कत आई, या फिर सपोज मैं तुम्हें एक नॉर्मल क्लासरूम की सेटिंग में पढ़ा रही हूँ जहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो तुम नॉलेज एकदम से गेन कर लोगे ना तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे, कोई फैक्टर ही नहीं है। अब अगर अपोजिंग फैक्टर ऐड होने शुरू हो गए, अपोजिंग फैक्टर ऐड होने शुरू हो गए, जैसे चलो यहाँ पे थोड़ी सी स्क्रीन अटक गई, या फिर किसी बच्चे का इंटरनेट नहीं चला, उसकी क्लास एग्जिट हो गई, फिर से वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे, कुछ भी दिक्कतें आ गई, तो नॉलेज तो तुम फाइनली वही गेन कर लोगे जो तुम वैसे उस वाली क्लास में भी गेन करते, बट उतनी ही नॉलेज को गेन करने में टाइम ज्यादा लगेगा ना। यस मैम, मैं है भी ना तो बेटा, ये तो एक्सपेक्टेशन है। हाँ, तो यही चीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लो इस चीज को कि यहाँ पर एग्जैक्टली यही चीज हो रही है कि भाई अगर कैपेसिटर के साथ रेजिस्टर नहीं लगा होता तो इमीडिएटली उस पे चार्ज आ जाता, बट अब उस पे चार्ज धीरे धीरे करके आएगा, तो फाइनल चार्ज जो होगा वो तुम्हारा Q नॉट इज इक्वल टू CV एक्वायर हो जाएगा, बट वो एक्वायर होएगा कुछ टाइम के बाद। तो इसको भी तुम लिख लो दैट हियर चार्जिंग टेक्स टाइम, हियर चार्जिंग टेक्स टाइम। तो हम बोलते हैं कि
कुछ टाइम बाद जो फाइनल चार्ज रहेगा तुम्हारा, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, फाइनल चार्ज हम कब बोलते हैं? जब कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, इसको हम स्टेडी स्टेट भी बोलते हैं, स्टेडी स्टेट चार्ज। ठीक है, कुछ कुछ पेपर में तुम्हें ये भी पूछेंगे कि स्टेडी स्टेट चार्ज क्या है, वही पूछते हैं ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग में मेजरली। तो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर जिसको हम स्टेडी स्टेट चार्ज बोलते हैं, दैट इज स्टिल इक्वल टू क्यू नॉट, दैट इज स्टिल इक्वल टू क्यू नॉट। क्यू नॉट की वैल्यू जो एकदम से चार्ज हो जाता है ना। हाँ, क्यू नॉट एकदम से चार्ज हो जाता है, बट फाइनल चार्ज की तरह ही एक्यूमुलेट कर सकता है ना। मैम आपकी वॉइस डाउन है। म्यूट कर लो एक बार। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि क्यू नॉट का क्या मतलब है, कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर है क्या? एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करता है, तो उसकी चार्ज की स्टोर करने की कैपेसिटी तो फिक्स है ना, कितना नंबर ऑफ चार्ज वो स्टोर कर लेगा, है ना। अब पहले क्या हो रहा है कि सारा का सारा चार्ज उस पर इमीडिएटली पहुंच गया, तो उसने उतना स्टोर कर लिया। यहाँ पे तुम्हारा चार्ज ही धीरे 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 करके पहुंच रहा है, बट फाइनल चार्ज की तो वही वैल्यू रहेगी ना, क्यू नॉट जो भी हमने पीछे लिखी है, है ना। तो फाइनल चार्ज जो रहेगा कैपेसिटर पे, दैट इज स्टिल इक्वल टू क्यू नॉट, बट इट विल बी एक्वायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट इट इज एक्वायर्ड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज द ओनली डिफरेंस, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है नहीं इस पूरे सर्किट में। सही है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज रेजिस्टेंस अपोजेस करंट फ्लो। ये स्टेटमेंट समझ में आई, रीजन समझ में आया? ठीक है, अब इसकी इक्वेशंस वगैरह जो बनती हैं वो अपन लोग निकाल लेते हैं। हाँ बेटा। मैम अगर हम वैसे देखें तो कैपेसिटर और जो ये रेजिस्टर है तो सीरीज में लगे ना, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। हाँ, तो मैम ऐसे तो ये पूरा चार्ज नहीं होना चाहिए, फिर कुछ चार्ज रह जाना चाहिए। नहीं, चार्ज तुम्हारा स्टेडी स्टेट में तो चार्ज पूरा का पूरा कैपेसिटर पे आ ही जाएगा ना। चार्ज तुम्हारा जो अभी निकालेंगे वो वाली इक्वेशन भी, चार्ज जो पूरा का पूरा स्टेडी स्टेट में आता है वो पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर पे फिर आ जाता है। एंड में अगर टाइम तुम्हारा इन्फिनिटी पहुंच गया तो इन्फिनिटी टाइम पे तुम्हारी ये चीज होती है। स्टेडी स्टेट मतलब टाइम इज रीचिंग इन्फिनिटी। तुम अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो वो अलग सिचुएशन है, बट इफ टाइम इज रीचिंग इन्फिनिटी देन द कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज। सही है, तो इन्फिनिटी टाइम कंसीडर करते हैं यहाँ पर। हमारी फोन की बैटरियों का भी ऐसा ही चार्ज। फिर से बोलो बेटा। हमारी फोन की जो बैटरियां होती है उनके लिए भी ऐसा सिस्टम हाँ, उनके लिए भी ऐसा ही सिस्टम होता है, वो मैं और सर्च करूंगी, बट आई थिंक उसमें भी ऐसी मदरबोर्ड वगैरह में ये सारी चीजें लगी होती है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मतलब तो वही होता है ना कि अब तुमने कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया, और उसके बाद डिस्चार्जिंग जब हम बाद में पढ़ेंगे तो डिस्चार्ज भी वैसे ही हो रहा है कि अब वो सर्किट में हमारा जो करंट है वो सप्लाई कर रहा है। पहले मैं सोचता था ये ब्लैक ब्लैक पट्टियों में आखिर चार्ज कैसे स्टोर कैसे हो जाता है, इतनी पतली पतली सी होती है। बेटा ये ना, जैसे हमने पढ़ा था ना कि कैपेसिटर के केस में हमने देखा था कि अर्थ की कैपेसिटेंस भी वैसे कितनी कम है, बट अगर तुम दो प्लेट्स को पास में ले आओ या फिर एनर्जी कन्फाइंड एरिया में स्टोर कर दो तो कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज हो जाती है। तो यही तो टेक्नोलॉजी है ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे चीजें और छोटी हुई जा रही है। पहले हमारे टीवी इतने बड़े बड़े होते थे, अब टीवी इतने पतले पतले होते हैं। समझ आई। हाँ, तो ये जो तुम्हारी ये जो चिप्स होती हैं, ये जो चिप्स होती हैं, ट्रांजिस्टर चिप्स वगैरह होगी, जो भी नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग होगी बेटा आजकल के टाइम पे, तो तभी उसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है आगे जाकर। सही है, टीवी तो बड़े ही हैं, बस पतले हो गए हैं। हाँ, तो पतले ही हो गए तो वही कितनी बड़ी बात है। पहले इतना मोटा टीवी होता था, लाइक आई हैव सीन दैट एज वेल व्हेन आई वाज अ किड, आई बिलीव। यस मैम, था हमारे घर पे पहले, बहुत टाइम पहले। हाँ, बहुत टाइम पहले, जैसे आई थिंक लाइक तुम लोग भी अगर होंगे उस टाइम पे तो ऐसे बच्चे ही होंगे छोटे छोटे। यस, बिकॉज आई रिमेम्बर सीइंग दैट व्हेन आई वाज अ किड। मतलब आई डोंट हैव, ऐसा मेरे दिमाग में पूरी प्रॉपर इमेज नहीं है, सीन दैट इन सीरियल्स एंड स्टफ, दिमाग में पूरी प्रॉपर इमेज नहीं जहाँ पे वो टीवी में चीजें चल रही हो, बट देखा है वो टीवी, बस ये याद है। तो ये है मेमोरी हमारी। चलो, अब ये चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा इक्वेशन से भी समझते हैं कि हाँ, फिजिक्स में अब तो इक्वेशन के मतलब रहा नहीं ना कुछ भी। तो सपोज एक डायग्राम बना लो अपना। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ रेजिस्टर है, साथ में हमने कुछ कैपेसिटर लगा रखा है, ये हमने कुछ बैटरी लगा रखी है, V वोल्ट की ये बैटरी है, दिस इज सम रेजिस्टेंस R, दिस इज कैपेसिटेंस C। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ व्हाट इज हैपनिंग एट टाइम इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 को तो कैपेसिटर में कुछ चार्ज ही नहीं होएगा। यस मैम, है ना, कैपेसिटर में चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 0। और अगर सर्किट में मैं बोल रही हूँ I करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा है, तो I करंट कितनी वैल्यू हो जाएगी? करंट इन सर्किट की कितनी वैल्यू होएगी? V/R।
हाँ, करंट इन सर्किट की वैल्यू V by R हो जाएगी। मैम राज का माइक खुल जा रहा है। हाँ बेटा, म्यूट कर लो राज बच्चा। एक बार राज बेटा, एक बार एक काम करो, एक बार मीटिंग एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? उससे आइडियली ये जो एको वाली प्रॉब्लम है ये चली जानी चाहिए, जितना मेरे को पता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है? नाउ लेट मी से कि कुछ भी बीच में मेरा कुछ टाइम है, एट टाइम t इज इक्वल टू सम टाइम t, कि बीच में मैंने जब तक ये चार्जिंग हो रही थी बीच में कुछ टाइम मैंने देख लिया है, टाइम t पे क्या हो रहा है, ठीक है? नहीं अजय बेटा, ये नहीं करना है उसको। नहीं दिख रही है। अरे यार, ये होती है डिस्टर्बेंस, इसलिए चार्जिंग स्लो स्लो हो रही है हमारी भी। मैम रियलिटी। हाँ, ये रियलिटी है, ये एक्चुअल में यही हो रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल देती हूँ कि एट टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू q, चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर ने कुछ चार्ज गेन कर लिया है, लेट मी से दैट द चार्ज इज q। तो अब बेसिकली अगर मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ तो ये मेरा रेजिस्टर है, ये मेरा कैपेसिटर है, और यहाँ पर मेरे पास बैटरी तो लगी हुई है, तो ये बैटरी का V है, इसका ये है। अब यहाँ पर कैपेसिटर ने कुछ चार्ज गेन कर लिया है, तो इसमें Q और माइनस Q चार्ज इसकी प्लेट पे आ गया है, यही तो मतलब हुआ ना बेटा? यस मैम। यही तो मतलब होगा ना? तो अब अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? अब अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है, फिर से बोलो। नहीं, Q इज इक्वल टू IT, चलो वो वाली चीज तो सही है, बट केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगाओ, केवीएल लगा के मुझे करंट की वैल्यू बताओ। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कुछ V के बराबर है, यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। अब ये पूरी की पूरी ब्रांच में तुम वो लगा सकते हो ना, वो केवीएल केसीएल कुछ भी लगा लो, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर पोटेंशियल तुम्हारा कितना है? V माइनस क्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाय R, ऐसी आएगी ना कुछ करंट की वैल्यू, यस मैम। यस ठीक है? ये चीज समझ में आई क्या हुआ यहाँ पर? यस मैम। ठीक है, ये वाली करंट की वैल्यू आ गई समझ में, चलूं आगे? ठीक है, तो ये तो मुझे ये समझ में आ गई कि हाँ चलो करंट की ये वैल्यू आ गई। अब करंट की एक वैल्यू बच्चे ने भी बोली थी, Q बाई टी के फॉर्म में भी तो आती है, तो यहाँ पर dq अपॉन dt के फॉर्म में लिखेंगे ना हम उसको, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर तो अभी भी चल ही रहा है। तो यहाँ से मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आ गया, दैट dq। हाँ बेटा, मैम कैपेसिटर की डायरेक्शन कैसे लेंगे हमें? कैपेसिटर की जिस डायरेक्शन में तुम लोग जा रहे हो उसकी सबसे फाइनल वाली प्लेट कौन सी आ रही है? ओके। यहाँ पर माइनस क्यू वाली प्लेट आई तो माइनस क्यू बाई सी लिख देंगे हम, अगर प्लस वाली प्लेट आती तो प्लस क्यू बाई सी लिख देते। ठीक है बेटा, चलो Yes, ma'am. अब हमारे पास इक्वेशन बन गई ना, dq बाई dt की वैल्यू i के बराबर आ गई। i कितना है? v माइनस क्यू बाई सी, मतलब cv माइनस क्यू अपॉन आर सी, यही तो बन जाएगा ना अगर मैं कैपेसिटेंस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, है ना? तो इसको कर लेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर सकते हैं ना इसको हम। यस मैम। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, वी कैन इंटीग्रेट इट वेरी वेल। क्या इंटीग्रेट करोगे भाई इसको? एक जगह पे dq आ जाएगा, एक जगह पे t आ जाएगा, तो दोनों के टर्म में इसको इंटीग्रेट कर दो, तो dq डिवाइडेड बाय cv माइनस q इज इक्वल टू dt अपॉन आरसी लिख सकती हूँ। सो लेट मी इंटीग्रेट दिस 0 से लेकर q तक, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं कुछ 0 से लेकर टाइम t तक, वहीं से तो वैल्यू आती है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगी यहाँ पर तो लॉग वाली टर्म आएगी। यही क्वेश्चन बच्ची ने आज क्लास में पूछा भी था, यही Yes, क्वेश्चन ma'am. बच्चों ने आज क्लास में पूछा भी था। हाँ, ग्रुप में पूछा था, ग्रुप में। तो यार इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? ये जो cv माइनस क्यू वाली टर्म है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। इसको टी लेट कर लेंगे। हाँ, इसको t तो लेट मत करो, t यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहा है, इसको कुछ u या फिर कुछ वैसा लेट कर लो। हाँ, उससे पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, फिर बाद में उसको फिर से सब्स्टिट्यूट बैक कर देना। तो जब ये सारी चीजें मैंने, हाँ, जब ये वाली सारी चीजें करोगे तो बताओ एक बार मुझे आंसर कितना आएगा, ये निकाल के बताओ। ln cv माइनस q ओके, बाय के माइनस। हाँ वही आएगा, ln cv माइनस क्यू आंसर आएगा तुम्हारा जब इसको करोगे ना इंटीग्रेट। तो सिंपल से आंसर है, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मामला है नहीं। यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? ln cv माइनस क्यू, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 0 से लेकर q तक की, दिस मस्ट बी इक्वल टू t अपॉन आरसी। मैम अगेन Yes. स्क्रीन मैम मैम स्क्रीन एक सेकंड बेटा,
आ गई? यस Yes, मैम। sir. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, ln ऑफ CV माइनस Q माइनस ln ऑफ CV must be equal to T upon RC. यस मैम। So basically what am I having? I am having ln of CV minus Q upon CV must be equal to T upon RC. यस मैम। एक्सपोनेंशियल ले लूं, एक्सपोनेंशियल ले लूं, तो एक्सपोनेंशियल लेते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, CV माइनस Q must be equal to what? CV e raised to T upon RC. यस मैम। ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा बेटा, ये क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू था ना हमारे पास, तो एक नेगेटिव साइन Yes, भी ma'am. आएगा, तो वो नेगेटिव मैं मार्क करना भूल गई, यहाँ पर हर जगह पे एक नेगेटिव डाल दूं। ठीक है, तो अब अगर मैं Q की वैल्यू लिखूंगी, CV मेरा इस साइड पे चला जाएगा, आगे चल रही हूँ। Q की वैल्यू अगर मैं लिखूंगी तो मेरे पास Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, CV प्लस CV मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू माइनस T अपॉन RC। ठीक है, माइनस था ना, ये माइनस होएगा ना, क्योंकि Q मैम को उस पीछे वाला टाइम, स्टेप समझ में नहीं आया। हाँ कौन सा वाला, ये ये ln कैसे आ रहा है? अच्छा, लॉग में एक तो तुम्हारी एक प्रॉपर्टी होती है ना, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस a अपॉन b। अब ये तो पता ln मैम, कैसे ये आया, हाँ ln क्यों लगा रहे? ठीक है, एक बार ना उसकी तुम्हारी इंटीग्रेशन में यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन में, dq अपॉन cv माइनस q है ना, यही पूरा इंटीग्रेट करके दिखा रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन cv माइनस q। अभी जब धीरे धीरे मैथ्स में आगे बढ़ोगे तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ोगे तुम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, ये जो भी टर्म है उसको तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो विद सम अदर टर्म। सो लेट मी से cv माइनस q इज इक्वल टू u। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, cv तो कांस्टेंट है, मेरे पास आ जाएगा माइनस dq इज इक्वल्स टू माइनस du, मतलब dq की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस du। सही है ना बेटा? यस मैम। तो ये जो इंटीग्रल है तुम्हारा, दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू व्हाट, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू माइनस ऑफ du अपॉन u। इसको मैम इंटीग्रेट प्लस करोगे, डी होगा ना? माइनस du है ना, dq की वैल्यू कितनी है, माइनस du। मैम डी यू में भी तो माइनस है। अब हो गया सही यस मैम। है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो du ही तो आएगा, तो dq की वैल्यू हो गई माइनस du, तो तुम्हारे पास इस तरीके का आंसर बनेगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, माइनस ln u। माइनस ln u, मतलब तो when we integrate this we will get The- minus ln u which is equal to minus ln of cv minus q। यही तो लिखा था ना बेटा मैंने, यही तो लिखा है ना, माइनस ln of cv minus q, और लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर q तक। यस मैम। सही है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया? ओके मैम। ठीक है, जब तुम अभी 12th में तो और मुश्किल मुश्किल सब्स्टिट्यूशंस पढ़ोगे, ये तो सिंपल वाला मामला था। सही है बेटा, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि चार्ज की वैल्यू विद सम टाइम t इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, cv हमारा कितना था, q नॉट cv के बराबर था ना, 1 माइनस e रेज टू माइनस t अपॉन rc। इस तरीके का मामला आ रहा है, ये चीज समझ में आई? यस मैम। मैम एक बार इसे छोटे में दोबारा बता दो। छोटे में दोबारा बता दूं, चलो देखो, हमें मैम ये मेरी चीज ना समझ, मतलब घर की लाइट चली गई। अच्छा लाइट चली गई तो छोटे में क्या, फिर तो बताना ही पड़ेगा ना। ये करंट, तुमने करंट देख लिया था अंजलि बेटा? नो मैम, आरसी सर्किट आपने स्टार्ट ही किया था तभी लाइट चली। ओहो, बड़ी दिक्कत की बात है। चलो आरसी सर्किट एक बार ब्रीफ में बता रही हूँ। तो आरसी सर्किट में क्या होता है कि अब धीरे धीरे तुम्हारा जो करंट है वो धीरे धीरे सर्किट में फ्लो करेगा, तो कैपेसिटर पे भी धीरे 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 चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज 0 है, करंट सर्किट में कितना है, V अपॉन R के बराबर है। कुछ टाइम के बाद सपोज मैं बोल रही हूँ कि कैपेसिटर पे Q चार्ज आ गया, तो अब अगर मुझे करंट निकालना है, मैं कैसे निकालूंगी, ये वाली ब्रांच में वोल्टेज वाला लॉ लगाती हूँ, तो क्या वोल्टेज आएगी, V माइनस Q बाय C, दैट विल बी माई वोल्टेज इन दिस केस, डिवाइडेड बाय R। ये मेरा करंट हो जाएगा ना सर्किट में, उस वाले रेजिस्टेंस अक्रॉस एटलीस्ट। ठीक है, तो अब ये जो करंट है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू dq बाय dt। तो यहां से बेटा मैंने dq को एक साइड पे रखा, dt को एक साइड पे रखा और इंटीग्रेट कर दिया। सो व्हेन आई हैव इंटीग्रेटेड इट, देन आई हैव रिसीव्ड दिस एक्सप्रेशन। और इसको जब हम फाइनली आगे और सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आ जाता है। सही है बच्चा? यस अब यहीं से अगर मैं स्टेडी स्टेट तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, अगर यहीं से मैं तुम लोगों को स्टेडी स्टेट समझाने की कोशिश करूं, तो स्टेडी स्टेट क्या होती है,
टाइम हो गया तुम्हारा इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी अगर यहाँ पर टाइम हो जाएगा क्या होगा बताओ? मैम ई वाली टर्म 0 हो जाएगी। इन्फिनिटी टाइम हो गया तो बेसिकली व्हाट यू आर हैविंग इज ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी है। ई रेज टू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाता, ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी है, तो ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेज टू इन्फिनिटी, मतलब 0, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेडी स्टेट के अंदर तुम्हारा जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो चुका। तुम्हारे जो कैपेसिटर पे चार्ज है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू Q। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, पक्का ये वाली चीज सबको समझ में आई? मैम एक बार सेकंड वाली स्लाइड दिखा दो, नोट करना है। पीछे वाली इसके यस मैम। देख लो बेटा। ओवर चार्ज कर देंगे तो फट जाएंगे। फुल्ली चार्ज नहीं होता कभी। हाँ, फुल्ली चार्ज नहीं होगा, इन्फिनिटी पे फुल्ली चार्ज हो रहा है ना, इन्फिनिटी पे हो जाएगा फुल्ली चार्ज। मैम लास्ट साइड दिखाना। इसके पीछे वाली यस। देख लो बेटा, एक सेकंड। हाँ आ गई। नो मैम, जो सबसे लास्ट मतलब सबसे एंड वाली। हाँ तो पहले ये वाली नोट डाउन कर लेंगे फिर बच्चे, फिर नेक्स्ट वाली दिखा दूंगी। ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट वाली दिखा देती हूँ। मैम जैसे जैसे कैपेसिटर पर धीरे धीरे चार्ज बढ़ता है ऐसे खत्म भी होता होगा ना धीरे धीरे? हाँ वो डिस्चार्जिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम चार्जिंग का कॉन्सेप्ट पढ़े, ये जो आप बोल रहे हो वही सेम डिस्चार्जिंग का मतलब वही तो हो गया ना। हाँ धीरे धीरे खत्म। हाँ चलूं बेटा आगे? मैम बस एक सेकंड। ठीक है बच्चा, कोई नहीं। यस मैम हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी देख लीजिए ना स्लाइड, ये भी देख लो, लिख लो। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं एक बार वापस दिखाऊंगा थोड़ा सा। पीछे वाला यस। एक सेकंड बच्चा। मैम हो गया। हो गया बेटा? अरे अगली वाली देख लो, जिन बच्चों को नोट डाउन करना है कर लो नोट डाउन। मम्मी माइनस इन्फिनिटी पे 0 होता है ना? और नहीं, माइनस इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी हो जाए ना, कुछ अजीब सा तो मैथमेटिक्स ही अजीब हो जाएगी ना बेटा। टाइम तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी थोड़ी होएगा, है ना। मैम समझ नहीं आया। देखो मैंने क्या बोला, अब इस इक्वेशन में स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है कि तुम्हारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। तो ये कब हो पाएगा पॉसिबल? जब टाइम तुम्हारा इन्फिनिटी है, तभी तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी कि कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज हो जाए, यस मैम। हाँ है ना बेटा। तो तुम्हारे पास मेजरली तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो दो ही क्वेश्चन आएंगे कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है। यूजुअली इस वाले फॉर्मूले से कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं, तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बोल देंगे और बोलेंगे कि अब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी में बताओ कि इस सर्किट का क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो भी अभी हम डील करेंगे वैसे सर्किट से भी। कर लिया ये नोट डाउन बेटा? यस मैम। यस मैम हो गया। यस मैम। चलो, तो अब इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, एक इसको समराइज कर लो। लेट अस समराइज दिस। सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट अगर मेरा कुछ, मैं यहाँ पर टाइम लिख रही हूँ, यहाँ पर आई एम राइटिंग डाउन द चार्ज, द वैल्यू ऑफ द चार्ज। सो at time t is equal to 0, charge on the capacitor is equal to 0. At some intermediate time, we have discovered that charge on the capacitor is CV into 1 minus e raised to minus p upon RC. Yes. ठीक है, and we have seen that at time tending to infinity या फिर at time becoming equal to infinity, हमारा जो कैपेसिटर है that will get fully charged and it will be equal to CV, and this is my maximum charge which the capacitor can hold. मैम अच्छा,
आगे बेटा, Yes. ठीक है। तो अब इसका अगर मैं डायग्राम भी बनाऊंगी, इसका अगर मैं ग्राफ भी प्लॉट करूंगी, तो ग्राफ भी तो ऐसे ही प्लॉट होएगा ना। ये मेरा टाइम है, ये मेरा कुछ क्यू के बराबर है, दिस इज 0। तो बेसिकली नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज माय कैपेसिटर इज गेटिंग चार्ज टिल सीवी, टिल उसकी जो मैक्सिमम पॉइंट है वो रीच हो जाए। और ये जो हमारी प्रोसीजर है ये एक्सपोनेंशियली हो रही है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ बनता है जो कंटिन्यूअसली जैसे ही तुम्हारा टाइम इन्फिनिटी होता है सीवी को अप्रोच करता रहता है। सही है बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलूं आगे? यस Yes. मैम। नो, हो गया। चलो ठीक है। अब एक अच्छी जी चीज जो तुम्हें समझनी है वो तुम्हें समझनी है टाइम कांस्टेंट। वो तुम्हें समझनी है टाइम कांस्टेंट के बारे में कि टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है, ये चीज है क्या। हमने एक इक्वेशन लिखी थी अभी। इक्वेशन हमने क्या लिखी थी? Q इज इक्वल टू CV इंटू 1 माइनस ई रेज्ड टू माइनस टी अपॉन RC। यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस अगर हम लगाते हैं, अगर हम यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस लगाते हैं तो हमें पता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल में माइनस टी अपॉन RC है, ये हमारा एक डायमेंशनलेस टर्म होनी चाहिए, यस मैम। यस मैम। है ना? दिस इज ऑब्वियस, दिस शुड बी डायमेंशनलेस। सो फॉर दिस टू बी डायमेंशनलेस, फॉर दिस टू बी डायमेंशनलेस, RC should be, RC should have dimension of time, यस मैम। RC should have dimension of time। और ये तुम प्रूव भी कर सकते हो, ये तुम प्रूव भी कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे? मतलब इसका एक रफ प्रूफ बता रही हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है V अपॉन आई, है ना? और आई तुम्हारा कितना होता है? चार्ज इनटू एम्पेयर। टाइम। हाँ, T। वैसे लिख लो, ठीक मैम है। Q by T। ठीक है, Q बाई टी इसको लिख सकते हो। और दूसरी तुम्हारे पास कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होती है? टी क्यू बाय वी। Q बाय वी वैल्यू Q by होती है, V। है ना? तो अगर मैं RC की वैल्यू लिखती हूँ तो RC कितना हो जाएगा? V से V कट जाएगा, Q अपॉन आई तो रह जाएगा, यस तो मैम। ये और टाइम ही तो हो जाएगा ना। सही है ना? यस तो मैम। RC शुड हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो बेटा ये जो RC होता है ना, यही हमारा टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट जो होता है हमारा, टाइम कांस्टेंट जो होता है हमारा, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम RC भी कहते हैं। सही है? तो यहां से तुम देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है इसको हम फिर से लिख सकते हैं। Q इज इक्वल्स टू व्हाट? Q मैक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेज्ड टू माइनस टी अपॉन टाउ। तो इस तरीके से तुम अपना जो चार्ज वाली इक्वेशन है उसको फिर से लिख सकते हो। इज दिस ओके एवरीवन? इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? सपोज मैं बोल रही हूँ दैट टाइम की वैल्यू इज इक्वल टू टाउ। सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरा कितना टाइम बीत गया, टाउ टाइम मेरा बीत चुका, टाइम कांस्टेंट जितना मेरा टाइम जो है वो बीत चुका। तो इस सिचुएशन में अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालती हूँ, तो चार्ज की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? CV इंटू 1 माइनस 1 1 माइनस बाय ई। हाँ 1 बाई ई ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब ये वाली वैल्यू तुम लोग डिटरमिन करोगे तो ये जो चार्ज होता है इसकी वैल्यू कितनी आती है? जब यहाँ पर एक्सप्रेशन वगैरह ये ई का डाल दोगे ना वैल्यू, तो तुम्हारे पास 0.63 CV के बराबर चार्ज आ जाएगा। 0.63 CV के बराबर तुम्हारे पास चार्ज आ जाएगा। तो इसलिए टाइम कांस्टेंट को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, दैट इट इज द टाइम इन विच 0.632 चार्ज उस पे अक्यूमुलेट हो चुका, या फिर 63.2% ऑफ चार्जिंग इज ओवर। So you guys can write this down as well. Thus tau can be defined. Thus tau can be defined as. Thus tau can be defined as the time. As the time in which 63.2%, वो 0.632 आता है, तो 63.2% of charging is over. Of charging is over. Is this part okay, guys? यस मैम। ठीक है, तो हम ग्राफ पे, अगर इसको ग्राफ पे तुम लोग रिप्रेजेंट करोगे, सपोज ये तुम्हारा टाइम है, ये तुम्हारा चार्ज था, तो अब हमने अभी देखा था कि ये वाली जो वैल्यू होती है, ये जो हमारा रहता है वो कुछ इस तरीके से आता है ना? तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये टाउ वाला होता है टाइम, वो कुछ इधर की साइड पे पड़ेगा। दिस विल बी योर सम टाउ विच विल बी इक्वल टू RC, ये जो टाइम है वो। और यहाँ पर तुम्हारी जो चार्ज की वैल्यू रहती है दैट इज 0.63 ऑफ CV, and this is your maximum charge CV.
इज दिस ओके एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो इतना ही करते हैं बच्चों आज की क्लास में। अगली क्लास में मैम एक बार एक ग्राफ बनाने दो। हाँ, ये ग्राफ बना लो बेटा। अगली क्लास में हम इसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चार्जिंग के, फिर डिस्चार्जिंग वाला जो पार्ट है वो भी अपना कवर करके ये वाला जो टॉपिक है ये साइड कर देंगे। ओके मैम।